नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदी साहित्य जैसा हम नेट जेआरएफ इकाई 6 नंबर पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पास उपन्यासों की श्रृंखला में एक नया उपन्यास है जिसका नाम है झूठा सच। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। जी हाँ मित्रों, एक रचना झूठ सच भी है, सर्वस्वदयाल सक्सेना की है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये झूठा सच उपन्यास है और इसकी ही चर्चा करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम उपन्यास की पूरी समीक्षा करेंगे। इसमें 20-22 प्रश्नों के माध्यम से पूरा इसका हम व्यवस्थित आपको विस्तृत विवेचन करके बताएंगे। सभी बिंदु, सभी आने वाले संभावित प्रश्न, आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। प्रारंभ करते हैं यशपाल के उपन्यास की। यशपाल का उपन्यास जो ये झूठा सच है उपन्यास, ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ आपको बताना होगा। हमारे पास विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। तो बिल्कुल सही उत्तर के रूप में जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग वो हमने यहाँ पे रख रखे हैं। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग जो था वो 1960 में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से कौन सा सही उत्तर होगा वो हमारा होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर के रूप में। तो पहला 58, दूसरा 60। प्रश्न आता है अगर आपको क्रम लगाने वाला तो आप 58 टिक करेंगे। अगर प्रश्नों में उपन्यास को क्रम में निर्धारित करना है तो आप 58 वाला देखेंगे, क्योंकि प्रकाशन कब हुआ, 58 में हुआ। किस सम्मान से सम्मानित किया गया। उपन्यास जो भी हमारे एनटीए नेट की सीरीज में लगे हुए उपन्यास हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी सम्मान से सम्मानित भी किए गए हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी यशपाल को इस उपन्यास के इतर, क्योंकि पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो किसी रचना विशेष के लिए नहीं दिया जाता है, ये व्यक्ति विशेष के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया गया और ये अलंकृत जो कार्य करने का जो काल था, समय था, वो था 1970। तो 1970 में पद्म भूषण की उपाधि से यशपाल जी को सम्मानित किया गया। उपन्यास सबसे पहला कौन है, ये प्रश्न कई बार बनता है, क्योंकि जैसे अगर हम किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के किसी उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं, किसी एक रचना की चर्चा कर रहे हैं, तो समग्र साहित्य को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षाओं में वहां से भी बन सकता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, दादा कॉमरेड। कौन सा उत्तर होगा, दादा कॉमरेड होगा, यानी बी ऑप्शन होगा सही। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 या 1941। चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं। झूठा सच के लिए निम्न में से नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्रकाशन वर्ष कौन कौन सा है, 58 और 60। पहला भाग वतन और देश, दूसरा भाग देश का भविष्य। प्रकाशन वर्ष 1958 और 60। यशपाल का पहला उपन्यास, तो सही उत्तर नहीं है, ये डी ऑप्शन है। मैं पहले ही बता चुका हूं इसके ठीक पहले वाला प्रश्न, जिसमें पहला उपन्यास के रूप में दादा कॉमरेड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि झूठा सच जो है उपन्यास के लिए पहला भाग वतन और देश के नाम से है, दूसरा भाग देश का भविष्य है। तो वतन और देश, देश का भविष्य एक आजादी के पहले की घटना है, दूसरी आजादी के बाद की। तो ऐसे प्रकार की विचारधारा इसके अंतर्गत रहेंगी। जी हाँ, गांधीवादी विचारधारा से अनुप्राणित है यशपाल जी। क्रांति में पूरा सहयोग करने वाले और उसके साथ साथ में जेल की यात्रा भी करने वाले। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भाषा और उनका जो व्यक्तित्व है वह आजादी के लिए समर्पित व्यक्तित्व है। तो कहीं कहीं वीरता का रौद्र वह भी देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी की संगत का प्रभाव भी है। हिंसा अहिंसा दोनों ही चीजें, अहिंसा का भी उन्होंने अपने उसमें धारण किया अपने व्यक्तित्व में। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता पड़ी वहां अपने रौद्र रूप का भी प्रभाव दिखाया। तो झूठा सच की भाग जो पहला भाग है उसकी कथा को किस शहर को केंद्र बना करके लिखा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों उपन्यासों के जो भाग हैं 58-60, वतन और देश, देश का भविष्य, इसमें दोनों में ही एक एक शहर के विशेष भाग की चर्चा है। तो पहले उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, लाहौर। ठीक है, आजादी के पूर्व की घटना है। तो इसके बाद में दूसरे का जो भाग है उसमें दिल्ली तब हमारी राजधानी घोषित हो चुकी थी और उस समय भारत की राजधानी क्या थी, दिल्ली। लाहौर भी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था और दिल्ली भारत की आजादी के बाद में या आजादी के पूर्व में भी, तो उसमें दूसरे भाग में दिल्ली को केंद्र बना करके कहानी के कथानक को गढ़ा गया। 6 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। उपन्यास को महाकाव्यात्मक प्रवृत्ति का बताया। महाकाव्यात्मक मित्रों क्या होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो महाकाव्यात्मक, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा सी ऑप्शन ही होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सही उत्तर कौन सा होगा, झूठा सच होगा। महाकाव्यात्मक प्रवृत्ति का बताने का तात्पर्य क्या है,
ये बताने का जो प्रयास किया गया ये इसलिए किया गया क्योंकि आदि और अंत का वर्णन किया जाता है, प्रारंभ से और अंत तक का। तो इसमें जो गाथा है, जो परिकथा बनाई गई, जो कथानक इसका लिया गया, उसमें कुछ ऐसे हमें तत्व भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको महाकाव्यात्मक ढंग का भी बताया गया। 7 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। उपन्यास के विषय के लिए कुछ हमने बिंदु रखे हैं। ये बिंदु रखने का प्रयास इसीलिए हम करते हैं कि आपको हम पूरी परिकथा के छोटे छोटे अंश के रूप में हम आपको बतला दें। सही उत्तर के रूप में, जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर के रूप में अगर हम बात करेंगे तो इसमें सही उत्तर जो हमारे सामने उपस्थित जो विकल्प हैं उनमें बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर में आपको पहले हम कथन पढ़ते हैं कि संपूर्ण कथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखी गई। पहले भाग में सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया गया, दूसरे भाग में काल विभाजन के बाद की चर्चा वर्णित की गई और संपूर्ण कथा कल्पनात्मक परिप्रेक्ष्य में रखी गई। अब देखिए, कल्पनात्मक और ऐतिहासिक, पहले भाग में सांप्रदायिक दंगे हैं, लाहौर की चर्चा की गई, जिस पर हमने गदर मूवी देखी। गदर के समय, आजादी के समय में होने वाले जो दंगे थे, बंटवारे की राजनीति खेली जा रही थी। 1942 से असहयोग आंदोलन चालू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था, तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे थे उस समय, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और दंगे यानी पाकिस्तान की मांग हो रही थी, तो सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया गया। और दूसरे भाग में जो कथा विभाजन के बाद की वर्णित की गई। कल्पनात्मकता और ऐतिहासिकता दो की चर्चा है। सही उत्तर कौन सा होगा? ए और सी डी में से होगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखी गई, ना कि कल्पनात्मक जिज्ञासा इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। सच को कल्पना के रंग में रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। ये जो कथन है, ये स्वयं भूमिका में उन्होंने कहा, यशपाल जी ने स्वयं कहा कि सच को कल्पना में रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसके लिए ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। झूठा सच जो उपन्यास है, प्रमुख पात्र के रूप में देखते हैं। प्रमुख पात्र के रूप में हमारे पास जयदेवपुरी, कनक, गिरधारी लाल और प्राणनाथ हैं। सही उत्तर ए ऑप्शन होगा, जयदेवपुरी इसके प्रमुख पात्र के रूप में है। पुनः देखते हैं, इसमें झूठा सच का पात्र नहीं है। तारा, शीला, उर्मिला और राधा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें से डी ऑप्शन। तारा, शीला और उर्मिला तीनों पात्र इसके मुख्य पात्र के रूप में हैं। पुनः देखते हैं, जयदेवपुरी की प्रेमिका का नाम क्या था? अब देखिए, महत्वपूर्ण या मुख्य पात्र पुरुष पात्र के रूप में जयदेवपुरी हैं, स्त्री पात्र भी इनकी पत्नी ही रही होंगी या प्रेमिका रही होंगी। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कनक। तो कनक जो है वो तारा जयदेवपुरी की बहन है। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन ये है तारा लिखा हुआ है, तो तारा कौन है? जयदेवपुरी की बहन है, कनक उनकी प्रेमिका है। दो वर्णन हमने यहाँ पे कर लिए। श्यामा भी एक पात्र है। इसके बाद हम देखते हैं, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि झूठा सच हिंदी का सर्वोत्कृष्ट यथार्थवादी उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास कला की कसौटी पर खरा उतरता ही है, पाठकों के मनोरंजन की दृष्टि से भी सफल हुआ। क्योंकि कहानी जो है किस पत्रिका में छपा? ये जो कथन था 1959 में एक पत्रिका में छपा। पत्रिका का नाम क्या था? नवगीत धर्मयुग कल्पना। सही उत्तर जो होगा नवगीत ही होगा। नवगीत पत्रिका 1959 में यह कथन छपा कि अतिशयोक्ति न होगा अगर कि इस यथार्थवादी उपन्यास के सर्वोत्कृष्टता की चर्चा कर ली जाए और उपन्यास कला कसौटी इसके अतिरिक्त मनोरंजन दोनों धरातल पर इसका नाम विशिष्ट मान लिया जाए। इस उपन्यास में यथेष्ट करुणा है, भयानक और विभत्स दृश्यों की कोई कमी नहीं। श्रृंगार रस को यथासंभव मूल कथा वस्तु की सीमाओं में बांधकर रखा गया है। हास्य और व्यंग ने कथा को रोचक बनाया और उपन्यासकार के उद्देश्य को निखारा भी है। झूठा सच के लिए किस आलोचक का कथन है? गोपाल राय, नेमीचंद जैन, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा। कथन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस को भी यथासंभव मूल कथा वस्तु की सीमाओं में बांधकर रखा गया। हास्य व्यंग भी प्रयोग किया गया, क्योंकि हास्य व्यंग का प्रयोग व्यंग के साथ में हास्यात्मक दृष्टिकोण भी रखना आवश्यक हो जाता है। परंतु यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो छद्म थे, उन छद्मों के बारे में भी अगर बात करनी है तो सदैव जो साहित्यकार है, लेखक है, वो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करता है। क्योंकि सत्ता पक्ष की अगर सीधी आलोचना की जाएगी तो उससे बेहतर है कि हम वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करें, किसी बात को घुमा फिराकर या व्यंग्यात्मक शैली में कहें। बिल्कुल सही जो कथन है वो रामविलास शर्मा जी के द्वारा कहा गया। मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक के रूप में रामविलास शर्मा का नाम हम जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न की चर्चा करें। उपन्यास का
झूठा सच हिंदी उप साहित्य में एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर मित्रों समझ रहे होंगे कि यह उपन्यास अपने आप में लोगों के लिए एक आदर्श बनता है, एक संदेश का प्रसारण करता है। इसमें विभाजन की त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया। किसने कहा? देखिए, बहुत बार प्रश्न बनता है कि विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया, तो हम कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। राही मासूम रजा का हम एक उपन्यास जिसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा। हाँ जी, हाँ, आंधी, सॉरी, पता नहीं, कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा। तमस भी ऐसी ही स्थिति को वर्णित करता है। इसके आधा गांव राही मासूम रजा का ऐसी ही स्थिति का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान भी ऐसी ही स्थितियों का वर्णन करता है। तो तमाम प्रकार के उपन्यास ऐसी विचारधारा को लेकर के लिखे गए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। ये कथन जो कहा, ये विभाजन की त्रासदी में व्यक्त फलक के रूप में है, तो काशीनाथ सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया। यशपाल के उपन्यास की खूब तारीफ की गई, खूब उनके उपन्यास की आलोचनाएं की गई। लोगों ने इसकी जो महनी विशिष्टता थी उसके बारे में खूब बतलाया। सही उत्तर 15 नंबर प्रश्न में जो होगा, 14 नंबर में, वो काशीनाथ सिंह होगा। इस उपन्यास पर अनेक, जैसे 15 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, पुनः देखते हैं। इस उपन्यास पर अनेक आरोप लगाते हुए, देखिए ये महत्वपूर्ण है, इस उपन्यास पर अनेक आरोप लगाते हुए यह निष्कर्ष दिया गया कि हिंदी उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में होने पर भी झूठा सच अंततः किसी आत्यंतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल ही रह जाता है। ये देखिए, अब ये विवाद भी खड़ा होता है। देखिए, आलोचकों के तमाम प्रकार के विचार होते हैं, तमाम प्रकार के मत होते हैं, सबका अपना अपना एक मानक होता है। उन मानकों पर वह इस किसी रचना को परखते हैं, उसमें जो खरी उतरती है उसको ही वह विशिष्ट बताते हैं, अन्य की आलोचना करते हैं। तो आलोचकों का जो हुजूम है वो ये भी कहता है कि ये सार्थक नहीं है, असफल रह जाता है। और इनमें बी ऑप्शन है नेमीचंद जैन। जी हाँ, ये नेमीचंद जैन इस कथन की पुष्टि करते हैं। पुनः हम देखते हैं, इस झूठा सच उपन्यास की समीक्षा ही कवि दृष्टि का अभाव है। जी हाँ, कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से लिखा गया। अब कवि दृष्टि यानी मैंने आपको बताया कि महाकाव्यात्मक विचारधारा है। पहले ही मैंने आपको बताया कि महाकाव्यात्मक परिपाटी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बताया जो इसकी सार्थक आलोचना करते हैं, कुछ ऐसी आलोचना करते हैं जिसमें इसकी नकारात्मकता दृष्टिगोचर होती है उपन्यास की, और ये असफलता दृष्टिगोचर होती है। बी ऑप्शन है आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण, सप्तकों में महत्वपूर्ण कवि का औहदा रखने वाले, और कवि दृष्टि का अभाव ही कह देते हैं झूठा सच उपन्यास में। तो अगर हम गोदान की बात करें तो महाकाव्य कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आलोचकों के द्वारा इसको महाकाव्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता। कला जैसा लिखा गया इतिहास, ये देखिए उसी बिंदु की तुलना करते हुए पुनः देखिए दूसरा वर्ग है, वो कह रहा है कि कला जैसा लिखा गया उपन्यास झूठा सच। किसने कहा? वहां नाम आता है रमेश कुंतल मेघ का। सी ऑप्शन आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इसमें टिक कर दीजिए सही उत्तर के रूप में। मुझे लगता है कि यह लेखक की सृजनात्मक दृष्टि के लिए शुभ लक्षण है। वह यथार्थ को के लोक की मुक्त यात्रा करती है, इसी पूर्वाग्रह से आक्रांत नहीं है। यह रचनात्मक दृष्टि एक ओर लेखक को यथार्थ के सही रूप को देखने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी ओर यह सर्जन दृष्टि है। बिल्कुल सही उत्तर रामदरस मिश्र जी का है, और उन्होंने यह कथन इसको उपन्यास को सफल कृति के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लेखक की सृजनात्मकता दृष्टि के लिए यह शुभ लक्षण है जो यथार्थ लोक की यात्रा करता है। 19 नंबर पुनः देखते हैं। कुंवर नारायण जी द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में दूसरा वर्ग उतरता है, और उपन्यास में महाकाव्य शीर्षक से इसकी समीक्षा की जाती है। नाम आता है मधुरेश जी का, और मधुरेश जी इसकी अच्छी सी टिप्पणी, अच्छी सी आलोचना इसमें उपन्यास में झूठा सच उपन्यास में महाकाव्य शीर्षक से करते हैं। 20 नंबर प्रश्न मित्रों, माफ कीजिएगा, 19 प्रश्नों के साथ हम इस सीरीज में आपको एक महत्वपूर्ण विवेचनात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं। ऐसी ही प्रस्तुति के लिए आप हमारे चैनल में निरंतर बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। गुरुजी एकेडमी में बने रहने के लिए धन्यवाद। 9415525028 में से आप कांटेक्ट करके इसकी और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।